चलिए जी, तो रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर दिया हमने। और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वन ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड इट फॉल्स ऑन द ट्रांसपेरेंट अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है। और इस दौरान लाइट अपने ओरिजिनल ट्रैक से थोड़ा सा समवॉट डेविएट हो जाती है। तो लाइट का अपने ओरिजिनल ट्रैक से भ्रमित होना, डेविएट होना कहलाता है रिफ्रैक्शन। This is incident ray and this one is the angle of incidence I, and this is reflected ray and the angle made with the normal is called angle of refraction R। ये तो अपन आंगनबाड़ी से पढ़ते आ रहे हैं तो अपन को पता है। रिफ्लेक्शन के केस में I इक्वल्स टू R होता है, बट रिफ्रैक्शन में I इज इक्वल टू R नहीं होता है। There is some another relationship between I and R। वहां पे I और R के बीच में रिफ्रैक्शन में कुछ अलग ही रिलेशनशिप होती है। क्या होती है रिलेशनशिप, आपको याद होगी। रिलेशनशिप होती है कि साइन ऑफ I डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R। देयर इज ए कांस्टेंट रेशियो बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो रेशियो कहलाता है, ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 1 से लाइट गई, मीडियम 2 में लाइट गई, so this ratio is called relative refractive index या refractive index of medium 2 with respect to medium 1। इसको और क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम 1 mu 2 that is equals to sin I upon sin R। सेम ही yes और no, इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, यस सर। हाँ, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो मेरे को बताइए, उसको मैं 10-15 बार एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। अगर आपको भूल गया है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको भूल जाता है, तो इसमें होता क्या है, लाइट वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में आती है, तो जिस मीडियम से आती है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, जिस मीडियम में गई वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो क्या बनेगा बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 बाई μ1। दिस इज कॉल्ड 1 μ2। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये चीज कहलाती है। ओके ओके सर। चलिए डन, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया है। यस, पढ़िए श्रुति, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Refractive index. The ratio of speed of light in vacuum or air to the speed of light in the medium is called the refractive index, mu of a medium. Mu is equal to speed of light in vacuum or air, c, by speed of light in the medium, v. When the light passes from one medium 1 to another medium 2, the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is written as 1 mu 2 and is called relative refractive index। यस, चलिए बात करते हैं थोड़ी सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। देखिए बेटा, एयर को क्या है, रेफरेंस माना गया है। एयर को रेफरेंस माना गया है और माना गया है कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 होता है। जब आप किसी चीज को 1 के रिस्पेक्ट में नापते हो तो आंसर क्या आता है, 1 ही आएगा। अगर 1 के रिस्पेक्ट में किसी चीज को आप नापोगे तो आंसर 1 ही आएगा। आइए बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए मीडियम 1 है और नीचे है मीडियम 2, व्हाटएवर, ग्लास है, वाटर है, कुछ भी है। अगर लाइट यहां से यहां आती है तो एयर में भाई एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है, c, स्पीड ऑफ लाइट। और यहां पे क्या होगी, स्पीड कुछ ना कुछ होगी, चेंज v होगी। तो देखिए, यदि मैं बात करूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो क्या लिखूंगा, 1 mu 2 दैट इज इक्वल टू म्यू क्या है, मान लो ग्लास है, ये म्यू 2 की जगह मैंने ग्लास ले लिया है। बड़े प्यार से बड़े अच्छे से समझना बच्चों, म्यू ग्लास डिवाइडेड बाई म्यू 1। अरे 1 की जगह कौन बैठा भैया, एयर बैठी हुई है। म्यू ग्लास डिवाइडेड बाई म्यू एयर। अब यार ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा होगा, एयर का क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, आपको ग्लास का ही तो मिलेगा। मतलब जब आप किसी को एयर के रिस्पेक्ट में नापते हैं तो आपको वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है।
कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ही मिल गया। तो मतलब यदि आप एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास को नाप रहे हैं तो आपका ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, बिकॉज नीचे म्यू एयर आया तो आएगा, मगर उसकी वैल्यू क्या होती है भैया? 1 होती है, इसकी वजह से यही आ जाएगा आंसर। तो अगर आपके पास फर्स्ट मीडियम एयर है या एयर के रिस्पेक्ट में आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाप रहे हैं तो आपके पास क्या मिलेगा? आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलो आया समझ में? एयर के रिस्पेक्ट में नापा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में नापा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हुआ? मानसी तुम्हारा यस बोलना जरूरी है। यस सर, मैंने बोल दिया था। ओके, तो देखिए अगर मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो एयर के रिस्पेक्ट में यदि मैं यहां वाटर का बोल दूं सो आई कैन राइट म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर। ओके, म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर। और वेलोसिटी 10th क्लास में पढ़े होगे कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो उल्टा चलता है। तो एयर नीचे है तो एयर में स्पीड ऊपर आएगी, वी एयर अपॉन वी वाटर। वी एयर, एयर में स्पीड क्या होती है? सी अपॉन वी वाटर। यस, तो अगर मैं बात करता हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो क्या है? मीडियम है, तो बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या हो गई? म्यू इज इक्वल्स टू, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में है तो म्यू ही काउंट होगा मीडियम का, दैट इज इक्वल टू सी बाई वी। फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बोलो क्लियर है कि नहीं है? सर एक और हाँ, एक्सप्लेन म्यू कर बेटा दीजिए। म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, एक्चुअली मुझे पहले पढ़ाना था आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ज्यादा बेटर क्लियर होता। चलो अब पढ़ा देता हूं। देखिए ये मीडियम है म्यू 1, ये मीडियम है म्यू 2। अगर लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बनेगा? म्यू 2 बाई म्यू 1। क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 1 ये है, मीडियम 2 ये है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड 1 म्यू 2। 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। अब 10th क्लास में पढ़ा था म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? v1 बाई v2। इतना आया मानसी समझ में? भाई म्यू 2 बाई म्यू 1 इज म्यू v1 बाई v2 क्यों होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा चलता है ना, क्यों नहीं चलता? तो सर मतलब अगर इनवर्सली नहीं रहता तो V2 अपॉन V1 रहता ना? ऑब्वियसली अगर डायरेक्टली होता तो v2 अपॉन v1 होता, अगर डायरेक्टली ओके सर। प्रोपोर्शनल होता तो v2 बाई v1 होता। यस और नो? यस सर। हाँ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो v1 बाई v2 हो। तो v1 बाई v2 को क्या लिख सकता हूं? व्हाट इज v1? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बोलो आप क्लियर है कि नहीं है? यस सर। This is called what? This is called relative refractive index. Relative refractive index. बोलो आया समझ में कि नहीं आया? अरे म्यू 2 यस बाई सर। म्यू 1 इक्वल टू v1 बाई v2। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, बट अब देखिए, अगर आपका फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर है, आपका जो पहला मीडियम जो है वो एयर है, तो एयर के लिए फर्स्ट मीडियम म्यू1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1 होता है। तो अगर एयर के रिस्पेक्ट में अगर आप चलोगे बेटा तो यहां पर जो वी एयर होता है वो किसके इक्वल होता है? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। Yes, sir. हाँ,
तो चलिए अगर आप एयर से जा रहे हैं किसी मीडियम में तो μ2 की जगह तो बेटा म्यू ही आएगा या μ2 ही आएगा, μ1 की जगह क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा? Yes sir, आएगा। एयर का 1 एंड यहाँ पे V1 की जगह क्या हो जाएगा बोलो, C। Sir C। और V2 की जगह क्या होगा, V। यस और नो? Yes sir। Now this time it is called absolute reflective index या relative refractive index? Sir absolute Exactly, this is called absolute refractive index. refractive index। Yes sir। And this is equals to mu equal to C by V। बोलो अब क्लियर है कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ? मानसी आस्क योर डाउट, मुझे शांत रहना नहीं है पसंद भाई, प्लीज पूछो। यस सर क्लियर है। ओके तो बोलते जाया करो, म्यू इक्वल टू सी बाई वी दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है ना? यस अगर हवा से रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो दैट टाइम इट विल बी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको और क्लियर हो जाएगा। वन सेकेंड, हाँ चलो भाई पढ़ो एक बार फिर से, श्रुति इसको पढ़ दो। द रेशियो ऑफ Yes, the ratio of speed of light in vacuum or air to the speed of light in the medium is called the refractive index, mu of a medium. Mu is equal to speed of light in vacuum or air by speed of light in the medium. When the light passes from one medium 1 to another medium 2, the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is written as mu 1 1 2 mu 2, it is and called 1 mu 2। yes sir, 1 mu 2 and is called relative refractive index. ओके फाइन, क्लियर है ना एकदम? Yes sir, clear. ओके चलिए, यस सी हियर द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई कैन राइट हियर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 अपॉन mu1 इज इक्वल टू, मैंने डायरेक्टली करवाया था बेटा v1 बाई v2। बोलो यस। Yes sir। अगर अलग अलग इसको देखो सेपरेट करके तो mu2 बन जाएगा क्या, c बाई v2। क्यों बन जाएगा? अगर एयर के रिस्पेक्ट में देखोगे इसको तो c बाई v होता है। हाँ अगर दोनों को एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट फील करोगे तो c बाई v2 एंड c बाई v1, c से c कैंसिल, ही आ गया कितना, v1 बाई v2। so what is v1? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 is the speed of light in medium 2। clear? Clear sir। Okay, now we talking about the denser and rarer medium. A medium with a higher refractive index is said to be the optically denser medium compared to the medium with lower refractive index। अगर दो लोगों के कंपैरिजन में जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी वो कहलाएगा डेंसर मीडियम, और जिसकी कम होगी वो क्या कहलाएगा, रेरर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। It is not only the property of medium, rather it is the property of pair of medium। Refractive index is the characteristics property of pair of medium whose value depend on the nature of the material of the medium and color of the wavelength of light। जी हाँ, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों पेयर ऑफ मीडियम का, जैसे ऊपर हवा है, ऊपर हवा है, नीचे ग्लास है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा पेयर ऑफ मीडियम का, लाइट कहां से कहां जा रही है, पहली चीज ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए पेयर ऑफ मीडियम के साथ साथ लाइट कहां से कहां जा रही है, एयर से ग्लास जा रही है या ग्लास से एयर जा रही है, दोनों पे डिपेंड करता है कि लाइट का रास्ता क्या है। अगर एयर से ग्लास आ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग निकलेगी, बिकॉज एयर से ग्लास में आपका बनेगा a म्यू जी दैट इज इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू एयर। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 और एयर का होता है 1, सो इट विल बी 1.5 अपॉन 1। ओके, और ज्यादा जानकारी दे दूं मानसी, म्यू जी बाई म्यू ए, दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, बिकॉज नीचे एयर है, एयर जब भी होती तो एब्सोल्यूट ही कहलाता है, इज इक्वल्स टू वी ए अपॉन वी जी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट यू कैन सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और ये होता है बेटा, इसकी वैल्यू म्यू ग्लास की होती है 1.5 अपॉन 1, तो आंसर कितना आएगा 1.5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर क्लियर है। yes, तो ये हो गया बेटा। अब इसी को उल्टा कर दो, अगर आपकी लाइट जो है नीचे से ऊपर जा रही है, ग्लास से लेके एयर जा रही है, तो आप क्या कहोगे, ग्लास से एयर।
जी म्यू ए, कुछ लोग ऊपर लिख देते हैं ए को, डोंट वरी। तो क्या बन जाएगा बेटा, पहला मीडियम ग्लास है तो नीचे आएगा बेस में ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का म्यू ए बाई म्यू जी, सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1.5। देखिए अब यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अलग हो गया, यहाँ पे 1.5/1 था, यहाँ पे 1/1.5 है। ओके, यहाँ पे रेयर से डेंसर था, अब यहाँ से डेंसर से रेयर। अब एक कंबाइंड रिलेशनशिप में बच्चों आपको बता देता हूं जिससे आपको सब कुछ याद रहे। बेटा म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, और आपने पढ़ा था कि v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जब म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है और v लैम्डा के संग संग चल रहा है तो म्यू भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा। मतलब लैम्डा जितना ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा, और लैम्डा जितना कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। लैम्डा जितना ज्यादा Yes, होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा। तो बेटा लैम्डा सबसे ज्यादा किसका होता है, किस कलर का होता है लैम्डा ज्यादा, रेड कलर का। तो रेड कलर का लैम्डा सबसे ज्यादा हुआ करता है, तो रेड कलर का लैम्डा सबसे ज्यादा है ना, इसलिए इसका म्यू रेड सबसे कम होगा, लैम्डा रेड होता है सबसे ज्यादा, और जिसका लैम्डा ज्यादा होगा श्रुति उसका म्यू क्या होगा, सर सबसे कम। सबसे कम। तो म्यू रेड जो होगा वो होगा सबसे कम। क्लियर हुआ? मतलब रेड कलर को सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा और रेड कलर कम डेविएट होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही तय होता है कि कौन कितना डेविएट होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर सबसे कम बहकेगा, सबसे कम डाइवर्ज होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। हाँ, लैम्डा सबसे कम किसका होता है बेटा, वॉयलेट कलर का होता है कि नहीं होता? यस पढ़े सर, हो होता ना है। विव सर गियोर? ब्लू होता है जहाँ तक। अरे बेटा वॉयलेट सबसे ऊपर आता है, ब्लू तीसरे नंबर पे है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम। बोलो हाँ। यस सर। तो लैम्डा सबसे कम वॉयलेट का होता है, तो अगर लैम्डा सबसे कम है तो म्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा। हाँ, तो म्यू होगा सबसे ज्यादा। तो क्या हुआ इसका मतलब, एक लिस्ट बना देता हूं कि लैम्डा रेड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा वॉयलेट, तो म्यू रेड इज वेरी वेरी लेस देन म्यू वॉयलेट। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मामले में वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर के लिए रेड कलर से ज्यादा होगा, और वेवलेंथ रेड कलर की सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट कलर की सबसे कम होती है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? क्लियर है सर। ओके, तो एक कॉमन रिलेशनशिप फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बच्चों, μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2। बहुत काम की रिलेशनशिप, नोट कर लो। डन? डन सर। करीना यस बोलो, समझ में आ रहा है तो बेटा। यस सर, आ रहा है समझ में। ओके, तो यस यहाँ तक हो गई बेटा हमारी वेवलेंथ की रिलेशनशिप और हमारी इसकी रिलेशनशिप जो अपने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, ये सारी बातें। चलिए, तो क्या ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि ये लिखा हुआ था। ये वाली लाइन पढ़ो श्रुति, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। Refractive index is a characteristic property of the medium whose value depends upon nature of material of the medium and the color or wavelength of light. सवाल उठता है कि क्या कलर ऑफ वेवलेंथ लाइट के कलर पे डिपेंड करता है मीडियम का Yes रिफ्लेक्टिव sir, इंडेक्स की नहीं करता? करता है सर। बिल्कुल करता है। अगर आप रेड कलर की लाइट भेजोगे तो अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तय होगा, अगर आप वॉयलेट कलर की लाइट भेजोगे तो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तय होगा। जितने कम वेवलेंथ की लाइट होगी उतना ज्यादा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा उसी मीडियम से। बोलो यस की नो? Yes sir. चलो एक सवाल हो जाए,
एक सवाल हो जाए। कैसा सवाल है भाई, देखो जरा। मैंने आपके पास एक ग्लास स्लैब ले ली, ये ग्लास की स्लैब है, कांच की पट्टी है, और हवा में मैंने आपके सामने यहाँ पे दो पैरेलल बीम भेजी है, दो पैरेलल बीम भेजी है। बीम एक है वॉयलेट कलर की और एक है रेड कलर की, वॉयलेट कलर की और एक है रेड कलर की। बताइए दोनों में ज्यादा कौन झुकेगी नॉर्मल की तरफ, किसको ज्यादा रिफ्रैक्शन झेलने को मिलेगा, वॉयलेट कलर को या रेड कलर को? सर वॉयलेट कलर को। बिल्कुल सही। मैंने क्या पढ़ाया था, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो जिसका लैम्डा कम होगा उसके लिए म्यू ज्यादा बनेगा। बोलो यस और नो। यस सर। तो लैम्डा कम किसका है मानसी? वॉयलेट कलर का लैम्डा कम है। बोलो हाँ। यस सर। तो बेटा लैम्डा कम है तो म्यू इसका क्या हो जाएगा, हिंदी में ज्यादा। तो म्यू ज्यादा हो गया तो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया तो ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, मतलब ये और ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी, बेंड होगी, और ये थोड़ा सा कम बेंड होगी। तो ये वाली जो रेज है ये ज्यादा बेंड होके आएगी और ये कम बेंड होके आएगी। बोलो समझ में आया रिफ्लेक्शन का मीनिंग? नहीं आया कलर के मामले में? यस सर। चलो पढ़ो भाई श्रुति, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। Laws of reflection. Whenever हाँ light goes गलत from गलत one, गलत गलत भाई, रिफ्लेक्शन नहीं। sir, refraction बोला sir. हाँ चलो चलो ओके नो प्रॉब्लम, पढ़िए। Laws of refraction. When light goes from one medium to another, the frequency of light and phase of light do not change. However, the velocity of light and the wavelength of light change. अंडरलाइन कर लीजिए भाई, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है और फेज चेंज नहीं होती है, बट शुरुआत में ही मैंने टॉपिक के बताया है कि वेलोसिटी तो बदलेगी और साथ में वेवलेंथ भी बदलेगी, दो चीजें बदलेंगी, एक बदलेगी वेलोसिटी और दूसरी बदलेगी वेवलेंथ। बोलो यस और नो? Yes, sir. यस। सेकेंड पढ़ो। And the incident ray, the refracted ray, and normal to the interface at the point of incidence all lie in the same plane. एग्जैक्टली तीनों चीजें सेम प्लेन पे लाई करती, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट। The product of refractive index and sine of angle of incidence or refraction at a point in a medium is constant. Yes, the product of refractive index and sine of angle of incidence oblique refraction at a point of medium is constant। ये थोड़ी सी मॉडर्न डेफिनेशन है। इसके पहले हम लोग बच्चों वाली डेफिनेशन पढ़ते थे कि देयर इज ए कांस्टेंट रेशियो बिटवीन sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, and this constant ratio is called refractive index of medium 2 with respect to medium 1। बोलो yes or no? Yes, sir. अब इसको सर थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया मैंने। क्या कर दिया भाई, साइन आई अपॉन साइन आर को मैंने कर दिया, इट कैन बी रिटन एज म्यू टू मल्टीप्लाई, इधर आ गया म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन, तो ये चला गया इसके साथ, तो म्यू मल्टीप्लाई बाई म्यू वन मल्टीप्लाइड बाई साइन आई, और ये हो गया म्यू टू मल्टीप्लाइड बाई साइन आर। तो जरा फील करो इस बात को, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा, म्यू वन, और यहाँ का साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनेगा बेटा, साइन आई। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू टू, और यहाँ का साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बनेगा बेटा, साइन आर। तो मैं कर क्या Sine रहा R. हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहीं के उसी मीडियम के एंगल और उसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई ही तो कर रहा हूँ, और हर बार ये मल्टीप्लीकेशन क्या है बेटा, कांस्टेंट है। बोलो यस। Yes, sir. तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने बना करके लिख दिया म्यू टाइम्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये लॉ लिख करके आ गया, तो बताओ ये लॉ रिफ्रैक्शन का कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? Yes, sir. रिफ्रैक्शन का लॉ ही तो कहलाएगा, क्योंकि अपने मीडियम के साथ खुद के साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होना ही तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। सो दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया ना बेटा? इसको अगर ओपन कर दो Yes, sir. तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी को बोलते हैं बेटा स्नेल्स लॉ।
क्या बोलेंगे? स्नेल्स लॉ। Snell's law. चलो, अच्छी बात। Yes. So what we have read that? We have read mu times of sine theta or sine I is equal to constant. Okay. तो mu sin I1 is equal to mu1 sin I1 is equal to mu2 sin I2. I1 को I ले लो, I2 को R ले लो, तो mu sin I is equal to mu2 sin R. mu2 upon mu1 equal to sin I upon sin R, that is equal to refractive index of second medium with respect to first medium. बोलो समझ में आया? इसने उल्टा कर दिया, मैंने सीधा बता दिया। Yes, sir. Everything is clear, Mansi? Say yes or no? Yes, sir, clear. हाँ, पढ़ दो श्रुति एक बार। mu sin I equal to constant. Mu sin I is equal to constant. Therefore, mu1 sin I1 is equal to mu2 sin I2. If I1 is equal to I and I2 is equal to R, then mu1 sin I is equal to mu2 sin R, or mu2 by mu1 is equal to sin I by sin R is equal to 1 mu2, where 1 mu2 is refractive index of medium 2 with respect to medium 1. This law is called Snell's law. हाँ, ये बेटा ये 1 कर लेना। Okay, this is Yes. refractive index of medium 2 with respect to medium 1. This law is called Snell's law. चलिए बच्चों, okay, the next question, this is for the same value of angle of incidence, the angle of refraction of three media A, B, C are 15 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री. In which medium the velocity of the light will be minimum? चलिए बताइए भाई, 3 मीडियम है आपके पास। अब भैया, अब कह रहा है कि तीनों में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है वो 15, 25 और 35 का आ रहा है। तो हाल क्या है देखिए, ये आपके पास ये क्या है बेटा? इंटरफेस। इंटरफेस मतलब मीडियम 1 और मीडियम 2 की मिलन, जहां पे होता है, जो मिलते हैं, दैट इज मीडियम 1 और मीडियम 2। बेटा ये नॉर्मल बना लिया, ये नॉर्मल बना लिया, ये नॉर्मल बना लिया। अब क्या कहना है क्वेश्चन का बेटा? क्वेश्चन का कहना है कि फॉर 3 सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तीनों में सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है ना? और 3 मीडियम ए बी सी के लिए, मतलब पहला जो पेयर ऑफ मीडिया उसको नाम ए दे दो, दूसरे को बी दे दो, तीसरे को सी दे दो। ये है ए, ये है बी, ये है सी। तीनों में एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है ना? मगर एंगल ऑफ इंसिडेंस तीनों का सेम है। चलो भाई, तो इसका भी एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज थीटा, इसका भी मान लो बेटा थीटा, इसका भी मान लो थीटा, या आई 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 ले लो। So this is I, this is I and this is I. But अब देखिए क्या कह रहा है, ये I है, मगर पहले में 15 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री। तो फर्स्ट वाले में जो एंगल मिल रहा है रिफ्लेक्शन का वो है 15 डिग्री, मींस R1 इक्वल टू 15 डिग्री। दूसरे वाले में R2 इक्वल टू कितना है बेटा? 25 डिग्री। और तीसरे में R3 इक्वल्स टू कितना है? 35 डिग्री। ये तीसरे में R3 इक्वल्स टू 35 डिग्री, 15, 25, 35। इन विच मीडियम वुड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट विल बी मिनिमम? बताइए सबसे कम वेलोसिटी किस मीडियम में होगी? कौन से वाले में होगी? ए में, बी में या सी में? लाइट की स्पीड रिफ्रैक्शन के बाद किस में सबसे कम होगी, बता सकते हो? सर सी में। बिल्कुल सही है, सी में ही लाइट सबसे कम होगी। सी में लाइट सबसे कम होगी कि सबसे ज्यादा होगी? चलिए देखिए क्या करते हैं इसको बेटा। देखिए हम ये देखते हैं कि मुझे लग रहा है कि आप गलत बोल गए हैं, देखना पड़ेगा। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है म्यू का? म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। बोलो यस। अरे यस तो बोलो। हाँ Yes, sir. ओके। अब देखिए ये आर की, आई तो कांस्टेंट है, अब कंटिन्यूअसली यहाँ पे आर बढ़ रहा है। सबसे छोटा है R1, उससे बड़ा है R2, उससे बड़ा है R3। बोलो श्रुति यस की नो? Yes, sir. R जितना बड़ा होगा
साइन आर उतना ही बड़ा होगा। बोलो हाँ। हाँ सर। साइन आर जितना बड़ा होगा म्यू उतना क्या होगा, छोटा। यस सर। और म्यू जितना छोटा होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी ज्यादा होगी, बिकॉज v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? यस सर, पढ़ा है। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा यहाँ पर इन्होंने। r जितना बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा r किसका है बेटा, 35 डिग्री का है। तो 35 डिग्री जितना ज्यादा r बड़ा होगा उतना छोटा म्यू होगा, और म्यू के छोटे होने से वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा लाइट तेजी से कहां पे निकलेगी, मीडियम नंबर थर्ड में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बेटा, सी। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया। मगर इन लोगों ने स्पीड मिनिमम पूछी है, मैंने तो स्पीड मैक्सिमम बता दी है। तो स्पीड मैक्सिमम मिनिमम होगी किसमें, उल्टा, ए में। देखिए यस क्वेश्चन में सर, कहा ए गया था में। स्पीड मिनिमम पूछा गया था, मैं तो मैक्सिमम पे चला गया, मेरी गलती है ये। तो बेटा इस वाले में स्पीड लाइट की मैक्सिमम होगी, यहाँ पे v मैक्सिमम सेटल होगा, और यहाँ पे v क्या होगा बेटा, मिनिमम। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। बोलना यस सर, आ गया। यस क्योंकि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सबसे कम है, म्यू का सबसे ज्यादा हो जाएगा, और म्यू ज्यादा हो जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो इन लोगों ने बोला था कि सबसे कम लाइट की स्पीड इसमें होगी, तो सबसे लाइट कम की स्पीड उसमें होगी जो डेंसर होगा, और डेंसर में लाइट बिल्कुल चिपक करके जाती है मीडियम से, याद है, नॉर्मल से। तो सबसे ज्यादा यही तो चिपक करके जा रही है नॉर्मल से, मतलब ये सबसे ज्यादा डेंसर है। यस सर। हाँ ठीक है ना। तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, कम, और यहाँ दूर होके जा रही है, मतलब ये रेयरर है, तो रेयरर में लाइट की स्पीड क्या होती है, ज्यादा। चलो भाई पढ़ दो बेटा इसका आंसर, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। From Snell's law, mu is equal to sin I by sin R is equal to C by V, which gives V is directly proportional to sin R for given I. Hence, velocity of light is minimum in medium A, as angle of refraction is minimum 15 degree. इन मीडियम है, यस एग्जैक्टली। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है कि भैया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है बेटा साइन ए अपॉन साइन, ये हुआ करता है। ओके, और म्यू की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, म्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन वी, है ना, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, दैट इज इक्वल टू सी बाई वी। तो ये भी कांस्टेंट है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट एयर में कांस्टेंट होती तो v प्रोपोर्शनल टू साइन आर, तो जिसका r बड़ा उसका v बड़ा, और जिसका r छोटा उसका v भी छोटा। तो r छोटा कितने डिग्री था, 15 डिग्री, तो 15 डिग्री वाली की v सबसे कम होगी। बोलो मानसी, कुछ समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यस सर, आ गया। चलिए अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू आ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आइए रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से बात कर लेते हैं कि ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन किस तरीके से हुआ करता है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्शन जो होता था ग्लास स्लैब में बच्चों कैसा हुआ करता था, उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट दिखा करता था। ये अपन ग्लास स्लैब लिया करते थे, देखो बच्चों बड़े आराम से, ये अपने पास नॉर्मल है बेटा, ये अपने पास लाइट आ गई, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ऊपर का मीडियम एयर है, अंदर का मीडियम ग्लास है, जाहिर सी बात है कि ऊपर रेयरर है, नीचे डेंसर है, तो लाइट बताओ बच्चों बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल? Towards the normal. Exactly, light bend towards the normal with angle of refraction r. Yes, ये पहला रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे। अब ये आपने नॉर्मल बनाया, तो अगर ये r है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा बेटा, r हो Sir, जाएगा, R. r हो जाएगा, और लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये लाइट निकल गई। ये कहलाता है बच्चों एंगल ऑफ इमरजेंस E। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इमरजेंस E, है ना। और बाद में एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि अरे भैया ये जो I था और ये जो E था ये आपस में क्या थे, इक्वल। यस सर। ये आपस में क्या थे, इक्वल।
और I और E के इक्वल होने का फल क्या मिलेगा कि जो इंसिडेंट लाइट जानी थी वो बिल्कुल ऐसे जानी थी और इमरजेंट लाइट गई ऐसे गई, मतलब गए तो एक्चुअली दोनों पैरेलल ही हैं, मगर फर्क क्या हुआ है, अगर एक्चुअल लाइट निकलती थोड़ी ऊपर से निकलती, इसको मैं ग्रीन कलर की बना देता हूँ एक्चुअल लाइट को, एक्चुअल लाइट में ग्रीन कलर की बना देता हूँ, ये एक्चुअल लाइट निकलती बिल्कुल ऊपर से निकलती, मगर ये जो फाइनली जो लाइट निकल रही है जिसको इमरजेंट रे कह रहे हैं वो कहां से निकल रही है, निकल तो उसी डायरेक्शन में रही है भैया, पैरेलल ही जा रही है बट थोड़ा सा नीचे से जा रही है। तो क्या आ गया बच्चों, ये थोड़ा सा शिफ्ट आ गया है नीचे की तरफ, इस शिफ्ट को बोलते हैं हम लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं श्रुति, लेटरल शिफ्ट। Shift. क्लियर हुआ, यही कारण है Yes, कि sir. अगर आप अपने हाथ को, अगर पानी की बाल्टी में अपने हाथ को आप डिप कर दें तो आपका जो हाथ होता है वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है एक्चुअली और थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाई देता है। बोलो करके देखा कि नहीं देखा आपने, Yes, sir. बहुत या बार देखा। किसी पेपर के ऊपर कोई इंक या कागज रखा हो, उसके ऊपर आप घर में कांच का पेपर वेट हो तो रख देना, तो आप देखना वो थोड़ा सा हाइट में दिखाई देता है, ये सारी इवेंट होती है ना वो इसी शिफ्ट के Yes, sir. कारण ही होती है, ये थोड़ा सा शिफ्ट मिल जाता है। समझ में आया, Yes, sir. Yes, sir. लेटर ऑन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके पीछे कई सारे फंडे, इस पे आपको नहीं उलझाऊंगा मैं भी। चलिए एक काम की बात कर लेते हैं, दोनों जगह स्नेल्स लॉ लिख लेते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, फिर मजे की बात करते हैं। चलिए ये मीडियम μ1 है, अंदर वाला μ2 है, तो बाहर वाला फिर से क्या होगा μ1, क्योंकि जो ऊपर वो नीचे, कांच से निकलने के बाद हवा ही तो है। बोलो मानसी यस और नो। अरे बेटा μ1 ऊपर है एयर, अंदर क्या मान लो μ2, तो बाहर भी तो एयर है ना, नहीं है क्या? Yes, sir. तो चलिए पहला वाला बेटा मैं लिखता हूँ बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट वाला लॉ लिखता हूँ। तो फर्स्ट वाले में क्या होगा बेटा, देखो 1 μ2 दैट इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। श्रुति इज इट फाइन, होगा कि नहीं होगा बोलो। Yes, sir. होगा। हाँ तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, फर्स्ट वाले में होगा अपने पास 1 μ2 that is equal to sin I by sin R and it can be written as μ2 upon μ1, क्योंकि लाइट कहाँ से चली थी μ1 से, कहाँ पर गई μ2 में। श्रुति दूसरे वाले में 2 μ1 हो रहा कि नहीं हो रहा, Yes, sir. हो रहा है। क्योंकि लाइट सेकेंड मीडियम से फिर से फर्स्ट में वापस बाहर आ रही है, तो 2 μ1 Yes. हो रहा है। तो इट कैन बी रिटन एज व्हाट, साइन Sin R R R by अपॉन साइन E। yes, बोलो sir. यस, Yes, sir. sin E that is equal to what, μ1 by μ1 μ2. μ1 by μ2, yes or no, Yes, sir. μ1 by μ2। Yes. बेटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, किसको 1 μ2 को 2 μ1 से, सो 1 μ2 मल्टीप्लाइड बाई 2 μ1 दैट इज इक्वल टू कितना, साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाइड बाई साइन आर बाई साइन आई। क्या हो गया, वैल्यू पुट कर दो बेटा इसकी, साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू म्यू बाई μ1 और इसकी वैल्यू μ1 बाई μ2, कैंसिल 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 कैंसिल, साइन आई से साइन आई, बोलो सर कैंसिल। वहाँ इमरजेंस होगा हाँ तो हाँ हाँ वहां Sir, गलती से E मैंने है. लिख दिया, हाँ बेटा लिख रहा हूँ लिख रहा हूँ लिख रहा हूँ, ई है यहाँ, ओके डन, यस सर। क्लियर ना। तो नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, कुल मिला के कैंसिल हो गए सब, तो क्या बच गया, साइन ई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू 1, तो साइन ई इक्वल्स टू साइन आर, साइन से साइन कैंसिल, आंसर ई इक्वल्स सर टू आई आई आई। हाँ बोलो वो Sir, आपने गलत किया. सर एक मिनट सर, वो वहाँ पर गलत हो साइन गया, आई बाई साइन आर गलत इंटू गलत हो साइन आई गया, आर। हाँ गलत हो गया बेटा, यहाँ यस पे साइन आई बाई साइन आर और यहाँ पे एक सेकेंड, एक बार फिर से कर देता हूँ, Sign R. फिर से कर देता हूँ, Sir, sign R. Okay, बस. फिर से कर देता हूँ बेटा। तो 1 μ2 दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर एंड 2 μ1 इज इक्वल टू, अब बोलो भाई इंसिडेंस कितना है, साइन आर है,
इमरजेंस कितना है, साइन ई है। खुश, यही है ना। E. चलिए Yes, मल्टीप्लाई sir. कर दीजिए बेटा, 1 म्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 म्यू 1, यानी 1 म्यू 2 मतलब म्यू 2 बाई म्यू 1 और 2 म्यू 1 का मतलब म्यू 1 बाई म्यू 2। ये कैंसिल, इधर कितना आएगा, साइन आई बाई साइन आर, और यहाँ पे साइन आर अपॉन साइन ई, साइन आर से साइन आर कैंसिल, कितना आ गया, साइन आई अपॉन साइन ई इक्वल्स टू 1, यानी साइन आई इक्वल्स टू साइन ई, मतलब आई इक्वल्स टू ई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होता है, मतलब जिस एंगल से लाइट एंट्री मारेगी उसी एंगल से वो बाहर ही निकलेगी। क्लियर हुआ। Yes, sir. और Clear. ऐसा होने के कारण बेटा ये जो हमारी दोनों लाइटें हैं वो कैसी होंगी, पैरेलल। कैसी होंगी बच्चों, पैरेलल। Parallel. Parallel. फटाफट इसको नोट करो बच्चों, ये वाला पार्ट नोट कर लो, डायग्राम बना लो। डायग्राम बना भी हुआ है, फिर भी एक बार बना लो। चलो, एक बार बना लो डायग्राम और दोनों पे स्नेल्स लॉ लगा दो। एलिना बेटा क्लियर है, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। Yes, sir. Clear है. ओके